Hi, for their final year textile student और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी मेरा काम बेसिकली मेरा टॉपिक है इकोस ऑफ एब्सेंस and the concept is some relationships ends without any closure हमारे पास कोई ending point नहीं होता हम relationships end कर देते हैं it was basically related to my grandparents मैं actually अपने grandparents से बहुत close थी तो उनकी डेथ एक अनएक्सपेक्टेड वे में हुई है तो अब ये होता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनमें मैं वाकई में चाहती हूँ मेरे साथ हो मेरी चीजें देखे मेरी आगे मैं जिस तरह से बढ़ रही हूँ एक्चुअली मैं दादी ने भी वो मैं आगे बढ़ते हुए मुझे देखे बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हर सो मैं उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करना चाहती हूँ तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं बेसिकली these are the alphabets which recognize my thoughts my ethos जो मेरे माइंड में है मैं उनसे कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाती तो ये सारे लफ्ज मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं मैं इनको अल्फाज की सूरत में लेके आना चाहती हूँ बट शी इज नो मोर विद अस तो मैं कह नहीं पाती बेसिकली नाउ दिस इज द लेटर दिस इज माय हीलिंग लेटर एक्चुअली जो मैंने मेरे प्रेजेंट सेल्फ में मेरे पास्ट को लिखा है as you can see you can read it from the first line and after coming down you can't read it it's something like fading हम अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो जाते हैं इतना बिजी हो जाते हैं कि हम आहिस्ता 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 मेमोरीज फेड होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम जिंदगी में और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो हम वो चीज खत्म हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हमारे दिमाग में वापस पहुंचती है अगर मैं ये कहूँ कि मैं लोगों को अपने दूसरे को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखती हूँ तो आई रियली मिस माइंड मुझे बहुत कमी महसूस होती है मैं उनसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो वो सब दिस इज माई एक्चुअल मेन टॉपिक I think it's wonderful journey, wonderful theme and expressions. मुझे ये बताएं फातिमा, मैं बहुत देर से जब से आप बोल रही थी मैं ये सोच रही थी इसमें नंबर्स क्यों नहीं इस्तेमाल हुए? गुड क्वेश्चन नंबर्स इसलिए यूज नहीं हुए क्योंकि नंबर्स को मैं अल्फाबेट्स फॉर्म इसलिए है मैं इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ बट नंबर्स कांट बी इन अ वर्ड फॉर्म तो इसलिए अल्फाबेट्स इनको गैदर अप करके मैं एक वर्ड्स क्रिएट करूँ सेंटेंस क्रिएट कर सकती हूँ ओके एंड वन मोर थिंग देयर आर स्टोन्स देयर as you can see these stones are carrying the weight of my emotions my feelings and everything जो मेरे माइंड में है ये उसका वजन कैरी कर रहे हैं दिस इज अच्छा फातिमा मुझे एक बात बताएं मैं बहुत देर से ये सोची थी ये मटेरियल कौन सा है क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत आई थिंक सो 2-3 डिकेड्स पुराना कोई पेपर है और उस पर पास लिखा हुआ है जी 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 कॉन्सेप्ट यही था दिस इज फ्यूजिंग जो बुकरम हम यूज करते हैं अपने कॉलर्स वगैरह लगाने के लिए ये वो फैब्रिक है ये वो मटेरियल उसको मैंने कॉफी से ट्रीट करके उसके बाद उसको बर्निंग इफेक्ट दिया है ओके तो ये है क्योंकि मुझे विंटेज वाइब देनी थी पुराने कदीम जमाने में एक्चुअली माय दादी पास हुए इट्स बीन 6 इयर्स तो इसलिए मैं 6 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है तो उसको मैं विंटेज की तरफ लेके जाना चाहती थी अच्छा आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड वर्ड्स फॉर उन स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं हमारी जिंदगी से और उनको हम याद करते हैं लेकिन शायद कभी कभी हम इजहार भी नहीं कर पाते ना किसी से कह भी नहीं पाते कि हम क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और दिल चाहता है कि उनके बारे में सुनो उनसे बात करो लेकिन यू आर राइट के पास्ट में जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है वैसे वैसे मेमोरीज जो है वो फेड हो जाती है फातिमा मुझे एक बात बताएं ये आपने बताया ये अल्फाबेट है ठीक है और उस तरफ से हमें नजर आ रहा है ये किस मटेरियल पे है और एक क्वेश्चन और है ये एक मैं देख रही हूँ कि ये एच है ठीक है ये एच एक इस तरह बना हुआ और उसके साथ ही ये ब्लैक में है ये क्या है ओके सो ये मटेरियल बुकरम है एज यूजुअल ये फ्यूजन कपड़ा है तो ये भी वही है अच्छा इसको डाई किया है मैंने लाइट भी इसलिए है क्योंकि हमारे अभी मैंने बताया कि फेड हो जाता है तो कुछ बातें जो है बहुत ऐसी कुछ नसीहतें होती है कुछ बातें होती है जो जिंदगी भर के लिए हमें याद रह जाती है मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी बातें याद रह गई और कुछ वक्त के साथ साथ फेड होने लगती है तो वो फेडिंग इसलिए है और जो प्रोमिनेंट है वो कुछ ऐसी चीजें जो मुझे जिंदगी भर के लिए याद रहेगी वो नसीहतें वो बातें वो अच्छा वो एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह आपके माइंड में जो है वो बार बार क्लिक कर रहा है तो इट्स मीन कि वो सारी चीजें हैं जो प्रोमिनेंट नजर आ रही है ऐसे के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो लोग चले जाते हैं तो इट्स नॉट बेसिकली जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को लूज कर देते हैं बहुत सारे ऐसे रिलेशन all over relationships मैंने स्पेशली इसलिए चूज किया क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू देम तो इसलिए हर रिलेशनशिप में आप कहते हैं कहना चाहते हैं लेकिन कुछ अनकही बातें वो नहीं कह पाते सवालात आपके माइंड में रहते हैं किसी भी रिश्ते में रहे आप कुछ भी हो सकता है तो कोई भी हो सकता है इट्स एन अमेजिंग वर्क फातिमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हुए आपसे और मुझे खुद भी बहुत सारी आपसे मेरी नॉलेज मिल रही है क्योंकि ये चीजें जाहिर जिसकी फील्ड होती है उसी को मालूम है हमें नहीं मालूम ये चीजें फातिमा आपका टॉपिक क्या था
बेसिकली मेरा टॉपिक है इकोस ऑफ एब्सेंस। इकोस एब्सेंस जो जा चुके हैं उनकी बातें, उनकी यादें एक गूंजती हैं दिमाग में इकोस की सूरत में, और फिर सवाल जो हमारे दिमाग में गूंजते हैं। तो बेसिकली मेरा पूरा टॉपिक उससे रिलेटेड है, इमोशंस हैं ये। इमोशंस आप एक पॉइंट क्लियर करूंगी, बेसिकली रिलाइज जाता है, बट एज ए सी यहाँ से लाइट करके आपको नजर आएगा कि ये सब इस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा। ये मेरे माइंड के साथ अल्फाज जो भी है क्वेश्चन है वो सब रिफ्लेक्ट करके पास की तरफ जा रहे हैं और शेडोल्स भी बन रहे हैं जी। ये लेटर जो है ये बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि पास्ट में जो आपका हील था, स्ट्रगल था, जो भी आपने किया, वो सब मेरे प्रेजेंट सेल्फ में, ये लेटर बेसिकली मेरे पास्ट को लिखा है कि आपने बहुत अच्छा हील किया, आप उस ट्रॉमा से गुजर गए, सब कुछ हो गया, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव, एंड माई प्रेजेंट सेल्फ इज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो आई रियली वांट माई ग्रैंड पेरेंट टू सी मी लाइक दिस। दे वर आई want them to be there with me in this moment, but they are no more. But I hope कि वो जहाँ भी हैं मुझे देख के खुशी हो रहे होंगे। And that's you it. miss them a lot right Yes, I really miss them. Basically अगर आप इस लेटर को देखेंगी ना तो आप ये पॉइंट्स देखेंगी, आते 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 you can't read it, क्योंकि हम किसी के पास्ट को रीड नहीं कर सकते। जो ट्रॉमा, जो हीलिंग फेज से वो गुजरा है वो सिर्फ उसको पता है, उसके वजूद को पता है, तो you can't read it। अब मैंने इसमें ये फैब्रिक, ये कपड़ा, या बेसिकली अगर आप इस लेटर को गौर से देखेंगे तो आप यहाँ से इसकी फर्स्ट 4 लाइंस पढ़ सकते हैं, उसके बाद आते 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 यू कांट रीड इट, क्योंकि हम किसी के पास्ट को रीड नहीं कर सकते। वो जो हीलिंग प्रोसेस है, जो भी स्ट्रगल से है, वो सिर्फ उस इंसान को पता होता है, नहीं पता होता बिल्कुल। और वो मंजर भी हम दोबारा नहीं दोहरा सकते, somehow हमारे माइंड में वो बातें भी नहीं आती। कोई कहता भी है तो हम बोलते हैं कि हाँ शायद थोड़ी छोटी सी उसकी झलक होगी, कोई ऐसी छोटी सी निशानी होगी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। हम रिलेट करते हैं बहुत जगहों में, बहुत सारी चीजों पे, किसी को देख के अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने भी किया था, बट हम एग्जैक्टली उस फेज से निकल चुके होते, तो हमें उस तरह से वो तकलीफ, वो दर्द नहीं होता। ये बेसिकली ये है, और ये बुकरम यूज करने का मेन मकसद ये है क्योंकि ऑब्वियसली मैं टेक्सटाइल स्टूडेंट हूँ, तो टेक्सटाइल से रिलेट करने के लिए हमें वैसे फैब्रिक और वैसी चीजें यूज करनी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं तो खुद ये सोची थी इतना प्यारा और पुराना पेपर मिला कहाँ से इतना बड़ा। पेपर खुद हैंडमेड है, सब हैंडमेड है, ईच एंड एवरी अल्फाबेट। These are the paper making techniques हमने बनाए हैं। अगर आप ये अल्फाबेट्स देखें तो ये पेपर मेकिंग टेक्निक होती है। बेसिकली हम जर्मन ग्लू, टिश्यू और पेपर को ब्लेंड करते हैं, फिर उसको पकाते हैं, उसमें कॉर्न स्टार्च डालते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं। तो ये एवरीथिंग इज हैंडमेड एंड बहुत मेहनत लगती है, ये आउटकम निकल कर आता है। थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमना साकिब और मैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे सरफेस डिजाइन का एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें मैंने काम किया है और मेरा टॉपिक है फ्लूइडिटी ऑफ परसेप्शन। जब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ परसेप्शन की, तो यहाँ पे जो आप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगी कि लोगों के परसेप्शंस और दुनिया किस तरीके की होती है। 3 एलिमेंट्स का मैं इस्तेमाल करूंगी जो होंगे साउंड, साइट और स्पेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पहले इंस्टॉलेशन की तरफ आए तो ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने डिजिटली बनाई हुई है। इसका आप बैकग्राउंड अगर चेक करें तो वो बहुत ज्यादा स्विरलिंग वाटर है और उसके ऊपर 2 बोल्स रखे हैं। तो जहाँ यहाँ पानी है वो, तो ये जो पानी है वो जो है हमारे इर्द गिर्द के वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, और ये जो बोल्स हैं वो हम ह्यूमंस को एक्सप्लेन कर रहा है जो हमारी अपनी सेल्फ होती है। तो अगर आप यहाँ नीचे आए तो ये देखो, ये हमारा परसेप्शन है और ये रियलिटी है। तो ये मैंने यहाँ पे थ्रेड्स यूज किए हैं जो परसेप्शन टू रियलिटी में फॉल कर रहे हैं। ये छोटी सी इंस्टॉलेशन मैंने लगाई है जो लाइफ एग्जांपल है उसकी, कि हम पानी को जरा सा भी मूव करते हैं तो आप देखेंगे बोल्स खुद ब खुद मूव होने लगते हैं। तो जो यहाँ पानी है वो दुनिया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी दुनिया जो है वो किसी के रुकती नहीं है, चलती रहती है, मूव करती रहती है, सब होता रहता है। लेकिन हम इंसान है वो हम उसके साथ फ्लो करते हैं, जैसे कि बोल्स हैं यहाँ पे और वो पानी के साथ फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक बेसिकली इंस्पायर्ड थी, मैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं सिलेस बोर्सियर, ठीक है, उनकी एक इंस्टॉलेशन थी, उनका एक आर्ट वर्क था जो उन्होंने बनाया था फ्रांस में, और उनका कॉन्सेप्ट यही था उसको लेके कि वो दुनिया और ह्यूमंस के कनेक्शन को दिखाना चाह रहे थे कि हमारे परसेप्शन चेंज होते हैं, हमारी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन दुनिया नहीं रुकती, वो चलती रहती है। वो काम उनका लोगों को इतना पसंद आया और इतना सूदिंग था, इतना हीलिंग था कि वो आज तक फ्रांस में मेडिटेशन के तौर पे यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ क्लोजली देखेंगे तो वो मैंने उनकी इंस्टॉलेशन की पिक्चर लगाई हुई है। वो लाइव सेटअप कुछ इस तरह का होता है जो उनकी इंस्टॉलेशन है कि वो ये पानी है
उसमें वाइब्रेशंस के थ्रू ये बॉल्स जो है वो मूव करते हैं, और वो जो साउंड क्रिएट करते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो हमारी दुनिया की तरह होती है कि हम पे कब क्या चीज आएगी, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो साउंड जो है वो इतनी ज्यादा सूदिंग और कंफर्टिंग होती है कि हम जो है उससे बहुत ज्यादा हील होते हैं। तो आप जो साउंड सुन रहे हैं ये उसी इंस्टॉलेशन की साउंड है जो मैंने यहाँ लगाई हुई है, और उसकी होती है, ये इंसान को बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही ज्यादा सूदिंग होती है, जिससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। जी अच्छा, अगर अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक आपको बहुत प्यारा सा क्रिस्टल का शैंडलियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी रियलिटी वर्सेस परसेप्शन की। तो ये जो है ये आपके सामने है, आपकी नजरों के सामने है, तो ये है रियलिटी, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये खूबसूरत है, अच्छा है, सब है। लेकिन अगर आप इसका शेडो देखेंगे जो कि है परसेप्शन, जो आपका अपना ख्याल है, तो वो ज्यादा एस्थेटिक, ज्यादा प्लीजिंग है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों की सोच जो होती है, मैं यहाँ मैसेज डिलीवर करना चाह रही हूँ, ये है कि जो इंसानों की सोच होती है हम इतना ज्यादा उसको खूबसूरत रखते हैं कि जब हम रियलिटी की तरफ देखते हैं तो वो शायद हमें उतनी अच्छी लगती नहीं। तो जो मेरी पूरी इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमारे परसेप्शंस हमें, मेरी जो पूरी इंस्टॉलेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जो इंसानों के परसेप्शंस होते हैं वो चीजों को लेकर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे चीज बदलती है वैसे परसेप्शंस बदल जाते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। जैसे कि अभी आपने ये देखा कि कितना प्लीजिंग, एस्थेटिक और अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसके एनवायरनमेंट को जरा सा भी चेंज करूंगी कि या तो मैं यहाँ की लाइट कम कर दूं, बढ़ा दूं, तो या तो ये और अच्छा हो जाएगा या ये और खराब हो जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अगर मैं इसको जरा सा भी मूव करूंगी तो उसका जो परसेप्शन है वो भी चेंज होने लगेगा। जैसे ही उसमें मूवमेंट आएगी, उसकी चीज, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो रियलिटी और परसेप्शन जो है वो दोनों चीजें हम पे डिपेंड करती है कि हम अपने परसेप्शन को किस तरह से बनाते हैं। हम उससे अपनी रियलिटी अच्छी और बुरी दोनों कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो हमारी रियलिटी भी अच्छी रहती है और हमारी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। अच्छा, तो अगर अब हम बात करें कि ये एक्चुअल टॉपिक क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, करूं? अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब क्या है, लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि ये है तो ये क्यों है और मेरा टॉपिक यही क्यों है। ठीक है, अगर आप देखें तो आज के जमाने में इतना ज्यादा ट्रॉमा है, हमारी जो जनरेशन है वो इतनी ट्रॉमेटाइज है, उनके ऊपर इतनी चीजों का बर्डन है कि आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको अपनी ट्रॉमास के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बताएगा। और यूजुअली आजकल आप आर्टिस्ट का काम देखें तो वो भी ट्रॉमा पे ज्यादा बात करते हैं, कोई भी उसकी हीलिंग के बारे में बात नहीं करता। तो जब मैंने सब चीजों को एक्सप्लोर किया, बात की, देखा, रिसर्च की, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि वाटर इटसेल्फ एक बहुत प्योर चीज होती है, पानी को बहुत प्योर माना जाता है। तो प्योरिटी की कमी है दुनिया में, इसलिए मैंने वाटर चूज किया था अपने काम का टॉपिक। और फिर जब मैंने वाटर को सर्च करके इंस्पिरेशन निकालने का टॉपिक सोचा, सब किया, तो मुझे ये बहुत अच्छी इंस्पिरेशन लगी जो सिलेस गॉडसे की थी, तो मैंने उस पर काम किया। तो मेरा आगे की यूथ को या मेरे साथ की जनरेशन को भी यही मैसेज है कि अपनी सेल्फ को प्योर रखें, अपने एनवायरनमेंट को प्योर रखें और दूसरों को लेट डाउन करने की बजाय अपने साथ लेके चलना सीखें। जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन है कि पानी चलता है तो वो अपने साथ चीजों को भी लेके चलता है, जैसे यहाँ मेरी इंस्पिरेशन में बोल्स उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज कि अपने साथ वाले लोगों को भी आगे बढ़ाएं। और मैं इस चीज के लिए अपने फ्रेंड्स की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ पे चीजें देख रहे हैं ना अगर, और ये यहाँ इतना प्यारा आउटकम निकला है, तो उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा मैसेज है और हाथ है कि वो मेरे साथ घूमे, ख्वार हुए, सब कुछ उन्होंने मेरे साथ एक एक चीज करवाई है, तब जाके मैं यहाँ पहुंची। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ हैविंग फातिमा एंड आयशा विद मी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो एक पॉजिटिव इंसान के लिए साथ की पॉजिटिविटी और उसके पॉजिटिव दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमना साकिब है और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा फारूक है। हम टेक्सटाइल 4th ईयर के फाइनल के स्टूडेंट हैं और अब हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे हमारे दूसरे असाइनमेंट के बारे में जो था टफ्टिंग असाइनमेंट। बेसिकली हमारा टॉपिक था लाइफ्स ऑफ बर्ड इन कराची। बेसिकली कराची में बर्ड्स को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो खत्म हो गई हैं। हमारे ये टफ्टिंग है, इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हुई हैं। तो हर एक पैनल की अलग अलग स्टोरी है, सबकी अलग अलग स्टोरी है, सबकी अलग अलग जर्नी के
किस तरह से, कुछ फनी है, कुछ रियलिटी है। और टफ्टिंग इज बेसिकली अ टेक्निक इन विच इज यूज्ड टू मेक क्रिएट 3D फॉर्म ऑफ रग्स और वॉल हैंगिंग्स। टफ्टिंग एक श्रग्स एक टूल होता है बेसिकली, और मैकेनिकल भी होते हैं, बट हमने ये हैंडमेड टफ्टिंग है। सो देयर इज स्टोरी ऑफ ईच पैनल, नाउ शी विल एक्सप्लेन द फर्दर। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक हमारी क्लासमेट है दुआ राशिद, उनका काम है, उन्होंने यहाँ पे बात की है स्पैरोज के बारे में। काफी बर्ड्स देखे उन्होंने स्पैरोज बनाई है, और ये उन्होंने एम्प्रेस मार्केट का जो है वो पूरा लुक दिया हुआ है कि वहाँ पे इतना ज्यादा तार है, चीजें हैं, क्योंकि बर्ड्स फंस फंस के मर गई। तो अगर रिसर्च के हिसाब से आप देखें तो आज के जमाने में स्पैरोज बहुत कम पाए जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि डिफॉरेस्टेशन या सिटी में जो है कमी जो है दरख्तों की, उसकी वजह से, और तारों में फंस फंस के तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, और उनका जो हैबिटेट है वो खत्म किया जा रहा है। इस वजह से वो खत्म होती जा रही है दुनिया से, और अब वो मिलती भी नहीं है। तो सेम इनका जो टॉपिक था वो स्पैरोज के ऊपर था। आप आगे आए। अच्छा, जब अगर हम बात करें तो मेरी दोस्त सानिया का काम है, जो बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि आपको पता है हम कराची वाले हैं, और कराची वाले तो दो ही चीजों के शौकीन होते हैं, पहला खाना, दूसरा चाय। तो यहाँ पर उन्होंने चाय का सेटअप दिया है। ये हमारा एक किचन है, और प्यारा सा गाना सुन रहा है, अपनी चाय का वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके। और दूसरा क्योंकि हम खाने के शौकीन हैं, तो ये हमारे एक और बर्ड है जो कि जा रहा है मैकडॉनल्ड्स अपना बर्गर खाने। तो ये उनका थोड़ा सा जो है ना वो थीम था जो उन्होंने रखा था, द फॉल्स टेल ऑफ कराची। तो कुछ भी कराची के लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम किस तरह के शौकीन लोग हैं चाय और खाने के। सो बेसिकली ये मेरी अपनी टफ्टिंग है। तो इसका टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। अगर आप कराची में देखें, जगह जगह प्लॉटिंग के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं, हम बर्ड्स को बेघर करते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक ये है, ट्रीज कट जाती हैं अब हर जगह पे। कराची के बारिशें नहीं होती, द मेन रीजन इज दिस कि हम ट्रीज लगाते ही नहीं है, और जो लगाते हैं उनको भी काट देते हैं। तो आपको देखा यहाँ पे ट्री कट रही है, अंडे बेचारे गिरे हुए हैं, नेस्ट उनके टूटे हुए हैं, एंड दिस बर्ड इज रिकॉग्नाइजिंग वेयर इज माई हाउस, और बाकी उड़ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बर्ड्स इन द सिटी ऑफ कराची। तो बेसिकली सबने फनी टॉपिक्स चूज किए, बट मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ लोगों को कि प्लीज काइंडली ट्रीज लगाएं और ट्रीज कट ना करें, ताकि पोल्यूशन कम हो हमारी सिटी से, और बारिशें हो, और हमारा नीट एंड क्लीन सिटी लगे। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ द ट्रीज, प्लांट, ये बहुत जरूरी होता है हमारे अपने पर्सनल सोसाइटी के लिए भी, बर्ड्स के साथ साथ ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगर मैं अपनी पर्सनल टफ्टिंग की बात करूं तो मैंने काम किया है कंपैरिजन वर्सेस नेचर एंड सिटी लाइफ। तो अगर आप देखें तो मेरी एक साइड की टफ्टिंग पे पूरा ग्रीनरी और बड़े कलरफुल से और वो दिख रहे हैं आपको, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, तो वो बड़े अच्छे हैं, खुश हैं, उड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादातर कौवे, कबूतर और चिड़िया ही मिलती है। उसकी वजह ये है कि हमारे सिटी में की बात करो तो मैं काम करती हूँ कंपैरिजन ऑफ सिटी वर्सेस नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड। तो अगर आप देखें एक साइड बड़ी ग्रीन सी है, फूल है, पौधे हैं, बर्ड्स बड़ी अच्छी हैं, खुश हैं, और डिफरेंट तरह की बर्ड्स आपको मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर हम सिटी से उसको कंपेयर करें तो यहाँ आपको या तो कौवे, कबूतर, चिड़िया यही चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम इंसानों ने दरख्त काट काट के सिटी में इतनी बिल्डिंग्स बना बना के, अपनी वायरिंग लगा के यहाँ से बर्ड्स का हैबिटेट बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हैबिटेट खत्म होने की वजह से वो बर्ड्स यहाँ से जा रहे हैं जो अच्छी प्यारी, और वो तो जो बर्ड्स बचे हैं वो ऐसे बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। उनकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप देखें पिजन्स हैं, वो जहाँ भी अपना घर बनाते हैं कितनी स्मेली एनवायरनमेंट हो जाता है, कितना शोर होता है, गंदगी मचाती है। चिड़िया है जहाँ अपना घर बसाती है, इंसान की एरिया कुछ भी कर ले वो दोबारा घर नहीं बनाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है जो हमें भी उनकी वजह से होती है और उनको भी हमारी वजह से होती है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमने उनके हैबिटेट्स को खत्म करना शुरू कर दिया है, और उनको जो है हम जब चाहे उनको अपनी कोई जगह नहीं मिलेगी तो वो हम इंसानों की जगहों पर ही आएंगे और अपनी चीजें बनाएंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए हर चीज को अपनी चीज खुद से ढूंढनी पड़ती है और करनी पड़ती है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आप लोग जो भी लोग हैं जो कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं,
उनके नेशनल हैबिटेट को वापस लाएं, ग्रीनरी ग्रो करें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको जब पर कोई बात नहीं करता और कोई ध्यान भी नहीं देता, शायद वो सॉर्ट हो सके। थैंक यू। ये बेसिकली टफ्टिंग है, हलीमा हमारी क्लासमेट है उनकी, उनका टॉपिक है इन्फ्लेशन इन कराची। तो तो उनका बेसिकली टॉपिक है कराची की महंगाई के ऊपर। जैसे कराची में हर बढ़ते दिन के साथ टैक्सेस, महंगाई और हर चीज के रेट हाई हो रहे हैं, तो इट्स अ फनी काइंड ऑफ थिंग, बट एक यही मैसेज है कि महंगाई की तरफ आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट बर्ड्स ने अपने फेदर्स बेचना शुरू कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है कि उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने ही फेदर्स निकाल के उनको बेचना शुरू कर दिया है। अपने अंडे बेच रहे हैं ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, जिस तरह से कराची के हर इंसान को गुजर बसर करने के लिए चीजों की जरूरत होती है, सेम हैपेंस विद देम। एंड कराची का सबसे बड़ा मेन इशू ये है वाईफाई। तो इस बर्ड को यहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल मिल गया, तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं। अब ये बर्ड यहीं पे स्टक हो गया है, क्योंकि जहाँ वाईफाई होता है कराची के लोग वहां ज्यादा जमा हो जाते हैं। बेसिकली कराची के लोगों को, बल्कि ओवरऑल हर जगह फ्री वाईफाई ज्यादा जरूरत होती है। तो ये फनी एंड एक मैसेज भी है महंगाई के, दिस इज द होल थिंग। एंड हमने टफ्टिंग जो है इसमें होल पैनल्स में हमने एम्ब्रॉयडरी भी यूज की है, डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज किए हैं, और यहाँ पे ये ऊन से टफ्टिंग की गई है, और ये है जूट का धागा, और ये फेदर्स हैं, और ये उन्होंने अंडे बनाए हैं। दीज आर आइसक्रीम स्टिक्स, दिस इज नेट। हम डिफरेंट मटेरियल से इसको हमने कंप्लीट किया है। बेसिकली ये एक और क्लासमेट है हमारी आयशा खान, उनकी टफ्टिंग है। उनका टॉपिक है जो रिसेंटली अभी फ्लड आया था कराची में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसमें इन बर्ड्स का भी नुकसान हुआ है। बेचारी बर्ड्स रो रही हैं, उनका भी तो हैबिटेट को फर्क पड़ा है उस चीज से। की बात करें तो ये मेरी दोस्त आयशा खान का पैनल है, जिन्होंने एक फनी वे से एक्सप्रेस किया है जो कराची की अभी रिसेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि बारिश हुई थी, फ्लड आ रहे हैं, पानी भर जाता है कराची में। तो यहाँ पे आप देखें कराची के बर्ड्स हैं जो कि पानी के अंदर हैं और बोट में भी चल रही हैं पानी भरने की वजह से। बीच शहर है जिसमें पानी में बोट चल रहे हैं, तो पानी ही भर चुका है इतना, और इंसानों के पास या लोगों के पास जाने की जगह नहीं है, तो वो बोट में चल रहे हैं, कचरा फैला हुआ है जिंदगी फैलती है। उन्होंने इससे मैसेज दिया है कि हमारे जो कह लें आप गार्बेज के सिस्टम्स होते हैं, या जो फ्लड आने के बाद के जो प्रिकॉशंस होते हैं या सब चीज होती है, हमें उन पे भी काम करना चाहिए, ताकि जो इस तरह की प्रॉब्लम है, बेसिकली उन्होंने बर्ड्स को ह्यूमंस की तरह रिप्रेजेंट किया है, तो हम इंसान प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो हम ना करें, और आगे जाके हमारी चीजें ज़ाहिर से बेहतर होंगी, तो आगे वाली जनरेशन से उनको बड़े फायदे होंगे और पॉजिटिव मैसेजेस उन तक पहुंचेंगे कि किस तरह से काम करना है फॉर अस एंड फॉर द एनवायरनमेंट। मैं मौजूद हूँ आज टेक्सटाइल के डिस्प्ले में, और मेरे साथ मौजूद है टेक्सटाइल की 4th ईयर की यानी फाइनल ईयर की कुछ स्टूडेंट से इसलिए मिलवा रही हूँ। पहले तो मैंने आपको उनका काम डिस्प्ले किया कि दिखाया कि कितना बेहतरीन इन्होंने काम किया है और कितनी वंडरफुल मैसेजेस इन्होंने उस काम के थ्रू जो है हम सब तक जो है वो कन्वे किए हैं। आज इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कब कब रोई, कब कब सोई और क्या क्या किया, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमना एंड फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मैं तो आप लोगों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दे दिया। कि आप जैसे लोग हमारे काम को अपने चैनल्स पर दिखाते हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे हमारा काम जो है आगे बढ़ता है, हमें अप्रिसिएशन मिलती है। जबरदस्त काम है, मतलब मैं कहती हूँ कि सबको देखना चाहिए। और पता है इससे क्या होता है, आपका काम दिखाने का या आपसे बात करने का मेरा कंसर्न ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनको कोई ट्रैक नहीं पता, वो सब लोगों की तरह देख के ना इंटर कर लिया, उसके बाद बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया और एमबीए कर लिया, या लाइफ में और बहुत कुछ है। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और वो किस तरह कर सकते हैं जब तक आपको उनके बारे में पता ना हो। आमना मुझे ये बताएं, टेक्सटाइल के आप 4th ईयर तक आ गए, 4 साल कर लिए यार, ये में इन्होंने 4 साल करी, कैसी लगी ये जर्नी? देखिए कि अगर मैं आपको बता रही अगर मैं आपको स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो जैसे हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है ना, खट्टी मीठी सी, हाँ। तो ये स्टूडेंट लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है, बहुत खट्टी भी और बहुत मीठी भी। लेकिन स्टिल बात वही होती है कि काफी जगह ऐसा होता है कि आप आंसुओं से बैठ के रो रहे होते हैं लेकिन लोग, हाँ एग्जैक्टली, आप आंसुओं से बैठ के रो रहे होते हैं कि ये कैसे, ये क्यों, और इतना काम। और जैसा कि इन्होंने बोला कि और भी फील्ड्स हैं चूज करने की, तो आप अपने ना, मैं कहना चाहूंगी जो यूथ है हमारी, उससे कि आप अपने सेफ जोन से, कंफर्ट जोन से निकल के फील्ड्स को एक्सप्लोर करें,
वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये करना देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं होता। नहीं यार, encourage करने की बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पीछे जो है ना, सिर्फ आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके टीचर्स का बहुत हाथ होता है, और आप जहाँ पढ़ रहे होते हो ना, वहाँ काम करने वाले लोगों का, आपका डोमेस्टिक हो गया, आपका स्टाफ हो गया, आपके स्टेशनरी शॉप के लोग हो गए, कैंटीन वाले हो गए, वो सबका बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपको इनकरेज। हमारा अपना यही होता है, बस हो गई यार। मेरे घर में इससे बड़ा हाथ तो वालिदैन का होता है कि बच्चे सारा दिन जो है ना वो यूनिवर्सिटीज में अपने इंस्टीट्यूशन में होते हैं, और अम्मा जो है इंतजार कर रही होती है किस वक्त आएंगी किस वक्त आएंगी। अब तो अम्माओं ने पूछना में छोड़ दिया, तो पता ही नहीं वहीं पे। बहुत बड़ा हाल है, यही एक चीज रह गई है अब। अगर आप लोग हमें एक कमरा अलॉट कर देंगे, हम यही आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं हम ना, टेक्सटाइल के जैसे 4 साल आपने गुजार दिए, बिल्कुल अब कहते हैं ना हाथी निकल गया दुम रह गई, वो वाली कहानी है। अभी मुझे ये बताएं वो कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो खींच के आपको टेक्सटाइल की तरफ लिया? असल में मेरी पूरी फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में आप दूर दूर तक देख लें, आर्ट फील्ड से कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इंसान को कुछ करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से निकलना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी जो खाला हैं वो बहुत अर्ली उनकी शादी हो गई थी। वो काफी क्रिएटिव माइंड की थी, बहुत ज्यादा उनको शौक था टेक्सटाइल का, चीजों का। तो मैंने जब उनसे चीजें देखी सीखी, तो आई वांटेड कि मैं उनकी जो ड्रीम है वो मैं आगे परस्यू करूं, और कहीं ना कहीं उनका वो एक आर्ट, उनका एक वो वाला टच वो मेरे अंदर आ गया। तो ये मेरा बड़ा था कि मैं टेक्सटाइल करूं, चीजों को देखूं करूं। देखने में शुरू में बड़ा आसान था, करना था, शौक था, लेकिन जब आगे आगे चीजें आई, पता चला कि अच्छा ये भी है, ये भी है। हम टेक्सटाइल को देखते हैं ना, तो हम टेक्सटाइल बोलते हैं, ओ टेक्सटाइल कपड़ा, कपड़ों की बात दर्जी नहीं। बेसिकली ये होता है लोगों का। ये कपड़ा आता है। हाँ, ये बेसिकली कपड़ा नहीं है। मैं 4 साल मैंने यहाँ गुजारे, और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने 3 थीसिस दिए हैं। आज आपने जो मेरी इंस्टॉलेशन देखी वो मेरे 4था डिस्प्ले था, उसमें मैंने कभी भी कपड़े पे काम नहीं किया है। अच्छा जी। तो ये मेरा एक पॉइंट होता है अपना डिस्प्ले लगाने का, कि टेक्सटाइल कभी भी जो है सिर्फ कपड़े के ऊपर नहीं होता। अगर आप मेरे पहले के काम देखें तो मैंने मिरर्स पे काम किया है। नहीं, चलो फिनिश हो गया। क्या मसला है तेरे साथ? गिर गया। एक मिनट का जरा सोचना, और कौन सा सवाल पूछूं? मेरे पास है बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब ना रोना है इसको। यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और हर एक आर्ट के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। हम बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, हम अपनी नींदें खराब कर लेते हैं, हम रोते भी हैं। तो बेसिकली आर्ट इज नॉट जस्ट क्या ही है, लोग जिस तरह से उसको ट्रीट आप करते हैं लोगों की पाकिस्तान की कहानी सुनिए, मैं चाय पी रही हूँ। नहीं, बेसिकली बात ये होती है कि हम जो है ना, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, यही वाली फील्ड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हम हर माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा मेरा बेटा डिजाइनर बने। नहीं ये फील नहीं, बेसिकली बात ये है कि हम एक जनरेशन, सेफ जोन जो होता है ना, डॉक्टर इंजीनियर, आपको पता ही है मेरा बच्चा पढ़ लिया तो वो बनेगा ही बनेगा। हम डिजाइनर्स होते हैं ना, वो एक सेफ जोन, जो शेल साइड होती है ना इंसानों के, उससे बाहर की चीज होती है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता। और आगे जाके जो है ना, नो, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। आप आगे जाएं, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत चीजें हैं। और टेक्सटाइल, जब हम बात करते हैं स्पेशली टेक्सटाइल की, तो लोगों के दिमाग में आता है कपड़ा। टेक्सटाइल इज नॉट जस्ट कपड़ा, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। आप अगर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में जो मतलब हम जैसे डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, बेडिंग हो गई, कुशन्स हो गए, वो सारी चीज हो गई, ज्वेलरी मेकिंग हो गई, ये सब हो गई, ये सब टेक्सटाइल में आते हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के जब काम करते हैं तो वो आपका बेस्ट काम आता है। और इनसे कि हम जो है बैठे रहे घर में सेफ साइड, 4 किताबों को पढ़कर वही चीज रिपीट करते रहे। तो एक है हमारे जो मास्टर का कॉन्सेप्ट है कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर है, क्योंकि वो किताबों से पढ़ रहे हैं, हम मार्केट एक्सप्लोर करके पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना एक बार, हमारे भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, हम भी पढ़ते हैं जी। तो वो रिसर्च करने के लिए हमें उतना ही पढ़ना पड़ता है, उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करनी पड़ती है, डिफरेंट आर्टिस्ट को पढ़ना पड़ता है, किसका क्या काम, क्या चीज, कहाँ से इंस्पिरेशन, कहाँ से नहीं।
तो ये भी बहुत ज्यादा डिटेल चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है। रिसर्च है आप लोग की इंस्पिरेशन के लिए ही बनाए गए बिल्कुल। ताकि आप लोग उसको आगे हम और एक नोट भी लगाते हैं ना, monetize उसकी भी करें। एक बैक स्टोरी होती है। बिल्कुल। हमें सब एक स्टोन भी लगाते हैं, उसकी भी एक स्टोरी होती है कि क्यों है, कहाँ से आया, क्यों जनरेट हुआ है। तो सब चीजें हमें वो सब पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है। हाँ, और इसमें आपको थोड़ा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज के पीछे बैठे रहें, करते रहें, तो उसका आउटकम तो जैसे एक ही जितना निकलेगा ना, तब आप। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम आर्टिस्ट होते हैं, वो हम आउट ऑफ द बॉक्स आके चीजें करते हैं, हम वो चीजें बोलते हैं जो शायद आप अपने मुंह से नहीं बोल पाते, हम अपने काम से बोलते हैं। सारी आपके अपने वर्ड्स की जो है वो- इमोशंस, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो मास्टर की प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अपने आर्ट वर्क के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या तो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या उससे निकलने के तरीकों को एक्सप्रेस करने की कोशिश अच्छा करते ये हैं। बताएं मुझे कि ये तो माशाल्लाह सारी आपकी रिसर्च की इन सारी चीजों की बात हो गई, आपकी जो जर्नी थी उसमें जैसे मैं भी आप रोना धोना सुन रही थी अभी आप लोगों का ये तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है। जब तक वो रोना धोना, वो स्ट्रगल, वो तकलीफ, वो स्लीपलेस नाइट, वो सारी चीजें नहीं होंगी ना, आप कुंदन नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना लोहा जब तक जल के ना हो तो- exactly, तो वो कुंदन नहीं बन सकता। तो इसी तरह आप लोग भी पॉलिश हो जाते हैं सारी चीजें। वो मुझे कोई ऐसा मोमेंट बताएं जब घर वाले आपसे बेजार हो गए हो इन सारी कहानियों से। बेजार हर दफा जब थीसिस लग रहा होता है, तो आखिर के 15 दिन पहले हमारे घर वाले हमसे बेजार हो चुके होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टाई एंड डाई करना है, तो अम्मी, क्योंकि हमारे पास उतनी स्पेस, उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो हमें जाहिर है उन्हीं चीजों में करना पड़ता है। तो अम्मी के बर्तन गंदे होते हैं, उसके लिए फातिमा बातें करती है, नहीं पिटाई तक की से बच जाते हैं। वो इस बात को समझ जाती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। जो वही ना फर्श तक ले जाते हैं, ड्रॉप जो गिर रहे होते हैं, फिर Exactly. उनको साफ करना पड़ता है। बहुत गुस्सा आता होगा मेरे ख्याल में। बड़ी बहन हो तो वो तो पिटाई जरूर लगाती होगी, अभी मॉप करवाया है, अभी सारी चीजें हुई हैं। खुद करते तो इसलिए हाँ। ज्यादा वो नहीं होता, बच जाते हैं, खुद सफाई करनी पड़ती है अच्छा मुझे ये हमें। बताएं कि इस चीज से कुछ बेनिफिट भी हुआ आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में, कि यार जो चीज अभी हम बाहर देखते थे, पसंद करते थे, अब वो हमारी बेटी हमें घर में बना देती है। बहुत इंस्पिरेशन उनको मिलती है कि ये भी था, ये हमने सिर्फ देखा था, तो यू कैन डू इट। मतलब वो बहुत इंस्पायर हाँ, होते हैं। और मेरी अम्मा तो बोलती हैं कि अब जैसे, क्योंकि मैंने अपना थीसिस दिया था तब, तो मेरा टाई एंड डाई पे काम था, मैंने मिरर बनाया था टाई एंड डाई से। तो जब मैंने उसके टाई एंड डाई के डिफरेंट टेक्निक्स के सैंपल्स निकाले जो हम मार्केट में यूजुअली देख रहे होते हैं, और वो उतने ही अच्छे निकले, तो मेरी अम्मा ईद पे दुपट्टा डाई कराने से पहले बोली है, बाहर जाके क्यों कराऊं, तुम करके दो। इवन हमने अपनी ड्रेसेस भी टाई एंड डाई करके पहने भी हैं, किया है उसको। बस तो फिर मुझे कब बना के दे रही है? आप जब बोले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। लेकिन ये एक इंस्पिरेशन के साथ साथ आपके लिए प्राउड मोमेंट भी है जब फैमिली आपके काम को अप्रिशिएट करे, आपको या मतलब बताए कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने ये काम करा है। मोमेंट प्राउड मोमेंट है। मुझे ना आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं आपसे आपके सामने आज बात कर रही हूँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ। फाइनल ईयर स्मीट उन्होंने अपने पूरे 3 साल गुजार के, 4 साल गुजार के वो इस यहाँ तक पहुंचे। कौन से ऐसे हार्डल्स थे जो आपको लगता था कि यार हमें ये फेस नहीं करना चाहिए? कब somehow ऐसा आपका साथ भी तो हुआ होगा ना कि अब बैक हो जाए, नहीं अब इसको स्टॉप कर दें। जब कंटिन्यूअसली आप सैम्पलिंग करते हैं, रिजेक्शंस मिल जाती है। ओके, बेसिकली हमारे पास ये होता है कि आर्ट फील्ड को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। उनको लगता है आर्ट ही तो है, क्या ही कर लेंगे, क्या ही पढ़ लेंगे। बट हमारे पास जो है